नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी का लाइव क्लास में वेलकम अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एमपीटेड वर्ग 2-3 फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र रहेगा। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसके जो 6 पार्ट हैं, ऑलरेडी इस लाइव क्लास के बाद आई बटन पे ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि राज्य क्षेत्र में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार आवर टीचर्स फैमिली है। तो चलिए पहले हम हिंदी के प्रश्न करेंगे, समान हिंदी। इसके बाद आपके सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न करेंगे, जनरल इंग्लिश के। उसके बाद आपके रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। इसके बाद फिर आपके पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से आकर्मक क्रिया है? पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना। देखिए आप सभी लोग जानते हैं आकर्मक क्रिया है पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना। तो आप सभी लोग जानते हैं लगभग कि आकर्मक क्रिया में जैसे अगर सोना शब्द आ गया, ये आपकी आकर्मक क्रिया है। रोना शब्द आ गया, ये आपकी आकर्मक क्रिया है। और हंसना शब्द आ गया, ये आपकी आकर्मक क्रिया है। तो रोना, सोना, हंसना, तो हंसना बी ऑप्शन हमारा आकर्मक हो जाएगा। बाकी पढ़ना, लिखना, खाना, ये तीनों कौन से हो जाएंगे? आपके साकर्मक हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है। हिंदी व्यंजनों में का वर्ग की सभी ध्वनियां हैं? अनुनासिक, अल्पप्राण, कंठ या अघोष? सभी लोग बताइए। का वर्ग की जो ध्वनियां हैं वह हमारी कौन सी कहलाती? उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। का वर्ग, का वर्ग में क्या क्या आ जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा, ये हमारे 5 आते हैं। ठीक है, तो काखा गाघा जो होते हैं वह हमारे किसकी बात करेंगे? कंठ की बात करेंगे। का, खा, गा, घा सभी उच्चारण स्थान कंठ की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, अनुपस्थित में उपसर्ग पूछा जा रहा है। अनुपस्थित में उपसर्ग है, तो अनुपस्थित में आपका अनु न होके अनुपसर्ग होता है। अन प्लस उपस्थिति, क्या हो जाएगा? अन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोगों को सही कथन युक्त का चयन करना है। शशि कह रही है और नाच रही है, संयुक्त वाक्य। कठोर बनकर भी हृदय भनो, सरल वाक्य। जिसने टोपी पहन रखी है वह बाबू कहाँ गया, मिश्र वाक्य। उपयुक्त में से सभी सही दिए गए। देखिए कथन को देखें, संयुक्त वाक्य जो पहला दिया गया है, शशि का रही है और नाच रही, यहाँ पे गास होना चाहिए। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। तो संयुक्त वाक्य की अगर बात करें, दो उपवाक्यों को अगर जोड़ा गया हो, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हों, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहलाता है। जिसे मैंने खाना खाया और सो गया, मतलब खाना खाया और सो गया। शशि गाना गाई और गाने गा के बाद नाच भी रही है, तो संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही दिया गया है। सरल वाक्य बहुत ही, कठोर बनकर भी हृदय बनो, सरल तो सभी लोग जान जाएंगे। अब आती है मिश्र वाक्य, जिसने टोपी पहन रखी वह बाबू कहाँ गया। ये कामा लग गया ना, ये हमें बता देता है कि आपका मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, हमारा मिश्रित उपवाक्य कहलाता है। यानी जो डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, आइए बात करते हैं। अंकुर का पर्याय है नवोभिद, अंकुवार, अवयव या अंगार धनिका। अंकुर का पर्याय मतलब पर्यायवाची। अंकुर का पर्यायवाची होता है आंख,
कलिका, प्रवोह, प्ररोह, कनखा, भराव, उपरोकिया, कोंपल हो गया, और नव पल्लव भी होता है। तो नवोभिद्ध की बात करते हैं, ये भी आपका हो जाएगा नवोभिद्ध। अगला प्रश्न दिया गया है, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुष? सभी लोग बताइए, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे वह जो हो जाएगा अन्य पुरुष की बात करेंगे, और जिस सर्वनाम शब्दों किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। तो वाक्य में वह आपका सर्वनाम है, तो यह अच्छा, यह हो गया, वह हो गया, जो हो गया, ए हो गया, वे हो गया, ये सारे क्या है? निश्चय सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, अनुभवी का विशेष है। अनुभव, अनुभाव या अनुभव? तो अनुभवी का विशेष क्या हो जाता है? सही, सभी लोग बताइए। तो अनुभव इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी ग्रामर में हमें किस किस टॉपिक पे पढ़ना है, किस किस टॉपिक से हम प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में? हिंदी वर्णमाला, शब्दावली, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अव्यय, वाक्य रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, इसके साथ साथ समास, अलंकार, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे, और कार्यकाली पत्र, इनसे प्रश्न करेंगे। पूरे आपके जो 7 से 8 नंबर का हिंदी का आना है वो आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाले प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। अब आपके जनरल इंग्लिश के प्रश्न करेंगे जो है, और वही प्रश्न करेंगे जो टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। जैसे ये प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, ये प्रश्न आपके C-TET में आया हुआ प्रश्न था। ही इज एन गुड हेल्थ, चूज द मोस्ट appropriate alternative regarding the use of article of the fill in the blanks in the above sentence. He is in good health, good health दिया गया है, a good health, in good health, द होगा या नो आर्टिकल यूज? तो गुड हेल्थ के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ए एन द तीनों का नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? आइए रीजन जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ए एन द का प्रयोग जो है कब किया जाता है? आर्टिकल इज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमिनर्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ए एंड द, ए एंड द को आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है जब आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है तो द का प्रयोग किया जाता है, और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज इन गुड हेल्थ, तो ये करेक्ट सेंटेंस ही दिया गया है, पूरा करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ही इज इन अ गुड हेल्थ, इन आपका लेडी है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसलिए यह प्रैक्टिस सेट आपके करा रहे हैं। अगला प्रश्न करेंगे, सप्लाई एन एप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। माई नेबर इज हॉनेस्ट पर्सन, माई नेबर इज अ हॉनेस्ट पर्सन, एन हॉनेस्ट पर्सन, द हॉनेस्ट पर्सन, या एनी हॉनेस्ट पर्सन हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं माई नेबर, मेरा पड़ोसी जो है एक हॉनेस्ट बुद्धिमान व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या होगा? एन का प्रयोग हो जाएगा। माई नेबर इज एन हॉनेस्ट पर्सन, एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हॉनेस्ट वर्ड साउंड किससे शुरू होता है? आ से शुरू होता है, जो कि वावेल है, और वावेल साउंड में किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। क्या है? वावेल साउंड में एन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे,
खालिस्तान राजधानी एक्सप्रेस इज considered as one of fastest train in इंडिया। अब दो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। तो राजधानी एक्सप्रेस दिया गया है, तो कहीं कहीं देख सकते हैं कि नाम तो बड़ा है, और बड़ा नाम के पहले का कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होता है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है। हमने आपको बताया भी है द का कब होता है, जब आपका डिफिनेट आर्टिकल होता है, वहाँ पे द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो राजधानी एक्सप्रेस से आपका डिफिनेट आर्टिकल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा द का प्रयोग होगा। और इस पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, अपने आप बोलिए, सेंटेंस बोलेंगे अपने आप, द आपके बाद द अपने आप आ जाता है, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो द दोनों में आर्टिकल में प्रयोग होगा। और ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न 2021 में था। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर पहले सेंटेंस में पार्टिकुलर ट्रेन और दूसरे सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, इसलिए फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और पहले में पार्टिकल ट्रेन है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। कैंसिल जो पेपर हुआ था आप लोग 2021 में लॉकडाउन के आफ्टर में, उसका इसमें पूछा गया था, एस्टरडे यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। इसके पहले प्रयोग होगा ए, एन, द या नॉन ऑफ एबव का प्रयोग होगा। तो कहीं ना कहीं यस्टरडे आ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, पहला ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस के स्थान पर आपका कौन सा दिया गया है, स्विचेबल आर्टिकल दिया गया है। क्या है, स्विचेबल आर्टिकल है और साउंड यू है, इसलिए कॉन्सोनेंट भी है। तो कॉन्सोनेंट के पहले ए आर्टिकल वॉवेल्स जो होते हैं ए आई ओ यू, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। और इनके पहले वॉवेल्स के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ हो जाएगा। तो ए एन का कहाँ प्रयोग किया जाता है, आ कहाँ प्रयोग किया जाता है, दा का, इन तीनों को जान लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला भी प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न था, क्योंकि टीटी एग्जाम के ही हम प्रश्न ले रहे हैं, क्योंकि टीटी एग्जाम के ही प्रश्न आपके आएंगे, ये भी ध्यान देना किस टाइप से आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खालिस्तान गंगा इज सेक्रेड रिवर, सेक्रेड रिवर, तो द गंगा होगा, गंगा नाम है, स्पेस है, तो द गंगा इज आ सेक्रेड रिवर। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्विचेबल आर्टिकल इसलिए पहले द गंगा होगा, और पार्टिकल रिवर है, इसलिए यहाँ पे हमारा आ का प्रयोग है, द गंगा इज आ सेक्रेड रिवर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो भी आपके यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न था, रघु इज वन आइड मैन। तो रघु इज, राइट ऑप्शन क्या होगा, रघु इज ए वन आइड मैन। ठीक है, इसके बाद अब रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग के भी वही प्रश्न कर रहे हैं जो टीटी एग्जाम में पूछे गए, तो ये और आपका एडिशनल हो जाता है। ठीक है, जो संभावित प्रश्न है वही हम कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, सीजीएम अनुपाते एफ एन जेड, यानी सीजीएम का जो संबंध एफ एन जेड से है, वही संबंध आई एम ई का किससे होगा। सभी बताइए ध्यानपूर्वक समझकर। देखिए यहाँ पे जो आपका सीजीएम दिया गया है, सीजीएम के बाद जो एफ एन जेड का आपका संबंध बता रहा है, वही आपका आई एम ई का संबंध किससे हो जाएगा, आर जेड जे से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी डी ई एफ और जी के बाद क्या आ रहा है, आई जी एच आई जे के एल एम एन आ रहा है। तो सी के प्लेस में वैल्यू जो आ रही है वह हमें बताना है। तो आई एम ई के जो वैल्यू हमारी आ जाएगी
RZJ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 42 का जो अनुपाते 20 इजकल टू 68, 87 अनुपाते 113, तो 68 के अनुपाते हमारी यहाँ पे संख्या बताना है कौन से आएगी। 42 अनुपाते 20 दिया गया है, मतलब 4 का वर्ग कीजिए और धन 2 का वर्ग कर दीजिए। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। 4 का वर्ग धन 2 का वर्ग कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारा 68 दिया गया है, 68 में क्या करेंगे? 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग कर लेंगे। तो 6 छंगा 36, 8 टाई 64, 36 64 इजकल टू 100, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 8 टाई 64 और 7 सता 49 जोड़ लीजिए, 113 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, GLPT का जो संबंध UROK से है वही संबंध VMQG का किससे होगा? अब यहाँ पर देखिएगा, G के बाद जो हमारा संबंध बनता है UROK, ऐसा लिख लेते हैं, तो U हमारा दिया गया UR, तो T और U का संबंध बन रहा है, ठीक है। G और K का संबंध बन रहा है, PR का और LO का संबंध बन रहा है। तो 1 2 3 प्लस 4 का हमारा संबंध बन रहा है। यहाँ पे पहले +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है। उसी प्रकार हम ये भी करेंगे, इसके ऐसे क्रॉस कर लेंगे और इसका ऐसा क्रॉस कर लेंगे और फिर +1 +2 +3 ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? J के बाद क्या आएगी? +1 करेंगे तो K आ जाएगी। Q की में हमें +2 करना है, तो QPR नहीं, +2 हो जाएगा ना, तो PQRS आ जाएगा। K के बाद S आ जाएगा। M में हमें 3 करना है, तो NOP आ जाएगा। KSP हो गया। V के बाद 4 करना है, ठीक है, तो TVXYZ आ जाएगा। तो KSPZ किस में दिया गया है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला संबंध देखते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो संबंध JV9 का है वही संबंध MZ14 का है, तो NP5 का संबंध किससे होगा? अब देखिए, J में अगर हम +3 करते हैं तब हमारा M आता है, V में +4 करते हैं तब हमारा Z आता है, और 9 में +5 करते हैं तब हमारा 14 आता है, यानी 3 4 5 प्लस करना है। यहाँ पे +3 कर दीजिए, यहाँ पे +4 कर दीजिए और यहाँ पे +5 कर दीजिए, तो N के बाद 3 प्लस करना है तो Q आ जाएगा। P के बाद 4 प्लस करना है तो T आ जाएगा, और 5 5 10 होता ही है, तो Q2 10 किस में दिया गया है? QT, पहला ऑप्शन जो दिया गया सही हो जाएगा। सिंपल सा रीजनिंग था। अगला देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा। ओमिक्रॉन्स का जो संबंध है 15 13 9 318 15 14 का संबंध है, वही संबंध आपका वेरिएंट का संबंध किससे होगा? बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है और टॉप क्लास का हम इसे रीजनिंग समझेंगे, लेकिन बहुत इजीली है, ध्यान दीजिए। केवल क्या उल्टा कर देना, कुछ नहीं। उल्टा कैसे करना देखिए, O का 15, M का 13, I का 9, C का 3 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, O का 15, N का 14, ये दिया गया है। इसी प्रकार हमारा जो आपके ऑप्शन में दिया गया है वेरिएंट का, तो V का हमारा क्या हो जाएगा? 22, A का 1, R का 18, I का 9, A का 1, N का 14, T का 20, तो 22 1 18 9 1 14 20 किस ऑप्शन दिया गया? 22 1 18 9,
22 1 18 9 1 14 20, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधा सा दिया गया था। अब देखिए जो संबंध यूनिवर्सिटी का है वही संबंध कॉलेज का किससे होगा, ये आपको लगाना है। वही है, तो अक्षरों का प्लेस वैल्यू लिखी गई है, टोटल केवल प्लेस वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को करके बताना है, केवल प्लेस करना है, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू टोटल लिखी गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है, आप लोग लगा लीजिए। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, जो दिल्ली सहायक अध्यापक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, जो कि 2022 में पूछा गया था। जो कार का संबंध सड़क से है वह पनडुब्बी का संबंध किससे होगा। तो कार किस में चलती है, सड़क में चलती है, तो पनडुब्बी किस में चलती है भैया, तो पनडुब्बी आपके पानी में चलती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक ही प्रश्न मॉक क्वेश्चन को दे रहे हैं, आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाला, ये करके बताइए। और इसके बाद चलिए पेडागोजी के प्रश्न कर लेते हैं, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। पेडागोजी में पहला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे जी की चारों अवस्थाएं दी गई हैं। तो किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं या उनके निर्णय चीजों के मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। यह होता है जीन पियाजे जी के संवेदी चालक। जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेता है परंतु यह नहीं समझ पाता है कि क्रियाएं परिवर्तनीय है या उनके निर्णय चीजों के मौजूदा दिखावट पर निर्भर है। वस्तु स्थायित्व बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, जो जिसकी आयु 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। यह वस्तु स्थायित्व की कह सकते हैं, या वस्तु स्थायित्व बच्चा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था पर करता है जीन पियाजे जी की। तो जीन पियाजे जी से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और वाइगोस्की से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है, संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर में या पुनर्बलन में। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग देखा जाए, उनके सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक होता है, तो सहायक खोज दोस्तों आपके सहपाठी सहयोग। सहपाठी सहयोग एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम अनुभव पर द्वारा प्रदान करना है और बच्चों को समूह में करने के अलावा भी सहयोगी अधिगम में अनेक गुण सम्मिलित होते हैं और इसे सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप भी कहा जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर। ये शायद हो सकता है आपका प्रश्न पढ़ा हुआ होगा। हमने जो क्लासेज किए थे ये ऑलरेडी पेडागोजी में आया हुआ प्रश्न है, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वह कहलाता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। देखिए विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सीखने का पर्याप्त वातावरण उपलब्ध कराया जाता है और खेल के मैदान से शारीरिक विकास के साथ साथ घर में संबंधों व सामूहिक विकास भी सिखाया जाता है। तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या स्पियरमैन का जी कारक। तो जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाएं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप को शामिल करता है, वह क्या कहलाता है, वह स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत कहलाता है। स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता के त्रितंत्र सिद्धांत के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटनीय बुद्धि।
सफल बुद्धि वाले व्यक्ति समस्याओं को नियंत्रणहीन होने से पूर्व ही उन पर कार्य करके समाधान खोज लेते। तो स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता का तीसरा सिद्धांत है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। परीक्षा में जो है तनाव जो क्या करता है, निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार को संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता। तो परीक्षा में जो है तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह जो तथ्य है किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? यह आपके संज्ञान भावना, संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। इसलिए परीक्षा में तनाव का प्रभाव शिक्षार्थी के ज्ञान और आत्मविश्वास पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी के भेद का लक्षण है। वाचन कौशल, लेखन कौशल, गुणज वैकल्प या उत्साह वैकल्प। अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी किसके भेदक लक्षण कहलाते हैं? तो यह हमारे लेखन वैकल्प के भेदक लक्षण कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता? अन्वेषण, बातचीत, अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान या निष्क्रिय अवलोकन। तो कौन जो है विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? देखिए, अन्वेषण, बातचीत, अंतःक्रिया, अधिसंज्ञान, ये तीनों विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा देते हैं, लेकिन निष्क्रिय अवलोकन नहीं देता। निष्क्रिय, नाम से ही निष्क्रिय, नेगेटिव नकारात्मक पहले से दे दिया गया है। ठीक है, तो केवल हमें पहचानना है, पेडागॉजी में शब्दों को पहचानना है, आपसों को समझना है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। आप सभी लोग जब नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ताओं की व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? शिक्षिका को चाहिए कि वह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संप्रत्यय तथा उसके उस संप्रत्यय की अधिगम तथा अंतर संबंधित के रूप में से क्या प्रस्तुत कहलाती है? स्मृति सहायक विधियां, खोजी विधियां, चित्रण आयोजक या कलन विधि। तो किस संप्रत्यय तथा उसके उस संप्रत्यय की अधिगम तथा अंतर संबंधित के रूप में क्या प्रस्तुत कहलाती है? और वह कहलाता है चित्रण आयोजक। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रश्नावली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारिक, पारस्परिक, रचनावादी या सामाजिक रचनावादी। तो राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो वह हो जाता है परिस्थिति। कर्ट लेविन के अधिगम क्षेत्र के सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। प्राणी तथा वातावरण एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं, इसलिए बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए उनके घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिस्थितिक की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डेली आपकी यह क्लास 7 PM में होती है, फर्स्ट पार्ट की, जो 30 नंबर की रहती है। डेली आइए, एग्जाम के पहले प्रिपेयर कीजिए, बाकी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में लगे रहिए, लेकिन ये भी 30 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। आइए मिलते हैं आपके अगले क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।